शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर की वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के गद्य खंड में संकलित द्वितीय अध्याय जो कृष्णा सोबती की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है मियां नसरुद्दीन। ये उनकी एक संस्मरण लेखक है, वो संस्मरण रचना है हम हशमत, उसमें से लिया गया है। शब्द चित्र है, बहुत ही मार्मिक ढंग से लेखिका ने इसको प्रस्तुत करने का कार्य किया है। तो आइए सबसे पहले लेखिका का जीवन परिचय देखते हैं। तो कृष्णा सोबती लेखिका हैं, इनका जीवन परिचय सबसे पहले देखते हैं कि कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला व दिल्ली में हुई। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। अर्थात कृष्णा सोबती ने अनेक विधाओं में लिखने का कार्य किया। इनके कई उपन्यास, लंबी कहानियाँ और संस्मरण ने हिंदी के साहित्य संसार में अपने दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की। इनकी रचनाएं निम्न हैं। उपन्यास आपका है जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय और सरगम। कहानी है संग्रह है डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। सब चित्र है जो संस्मरण विधा में है हम हशमत, जो आप अभी पढ़ेंगे मियां नसरुद्दीन, वह इसी में संकलिता मसमस में शब्दों के आलोक में दूसरा संस्मरण है। तो अगर इनके साहित्यिक परिचय के रूप में देखें तो एक चीज़ देखने को मिलती है कि हिंदी साहित्य में, अर्थात जो हिंदी का कथा साहित्य है, उसमें कृष्णा सोबती का एक विशिष्ट स्थान है, अपना एक विशिष्ट पहचान बनाती है, एक विशिष्ट महत्व रखता है। वे उनका अपना वक्तव्य है और वो स्वयं मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। अर्थात सबसे 4-6 उपन्यास लिख करके, 4-6 कहानियाँ लिख करके और हिंदी साहित्य में अमर होने वाली और अपने नामों को अपनी वर्तमान में आज तक और न जाने सदियों तक जिंदा रखने वाली कृष्णा सोबती अपने चंद रचनाओं से हिंदी साहित्य में अमर हो गई। आज उनका नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है कि कहती हैं कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपने एक नित्य नया पाठ वर्ग बनाया है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हम हशमत आदि। एक और बात अगर आपको बताएं कि भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखने का कार्य किया, भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर ऐसी स्थितियों को, अगर हिंदी साहित्य के जिन रचनाकारों की कलम उस पर चली, उसमें कृष्णा सोबती का जो नाम है वह भी उस कतार में पहले नंबर पे रखा जाएगा। यह कहना उचित होगा कि यशपाल ने झूठा सच रचा था, अर्थात झूठा सच एक उपन्यास यशपाल ने लिखा था। वो भारत पाकिस्तान के विभिन्न स्थितियों को दिखाते हैं। वहीं राही मासूम रजा ने आधा गांव लिखा था और वहीं भीष्म शाहनी ने तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। अर्थात उक्त जो झूठा सच, आधा गांव, जिंदगी नामा, हम हशमत, आधा गांव आदि मैंने बताया, ये समस्त रचनाएं क्या है, भारत पाकिस्तान के बंटवारे की स्थिति को अपने तरीके से दिखाने का कार्य करते हैं। इसमें उन्होंने एक दूसरे के व्यक्तित्व के रूप में हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसा बड़ा कम देखने को मिलता है और ऐसी बड़ी दुर्लभ रचनाएं मानी जाती है, जिसमें कृष्णा सोबती को विशेष दक्षता कह लें कि इनको प्राप्त है
और ये जैसे अपनी कलम किसी विषय पर उठा देती हैं तो वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। हाँ, ये कुछ कठिन शब्द देखते हैं कि पाठ में कुछ कठिन शब्द भी आए होंगे। एक और चीज़ बता दें आपको कि मियां नसरुद्दीन जो शब्द चित्र है वो हम हस्मत नामक संग्रह से लिया गया है, और इसमें खानदानी नानबाई अर्थात जैसे हमारी खानदानी पेशे पुरोहित का है, आपका खानदानी पेशे लुहारगिरी का है, इनका खानदानी पेशा नाई का है, वैसे व्यक्ति विशेष का और जो गुप्ता जी लोग हैं उनके खानदानी पेशे व्यापार का है, दुकान दौरी का है, वैसे मियां नसरुद्दीन जो है इनका जो नान मीन्स रोटियां होती है, और बाई मीन्स अनेकों प्रकार की विधा जानने वाला, कला जानने वाला व्यक्ति होता है। तो खानदानी नान बाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी रुचियाँ कैसी थी, वो आज के परिवेश के विषय में क्या सोचते थे, क्या इनका मानना था, आदि आदि विभिन्न तरह की बातें देखने को मिलती है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। मियां नसरुद्दीन अपने विभिन्न कलाओं को अर्थात जो उनके अपने अद्भुत कौशल होते हैं इसका वो जिक्र करते हैं और दिखाने का कार्य करते हैं कि अगर एक चीज़ वो बताते हैं कि व्यक्ति को अपने पास निपुणता होनी चाहिए, कला होनी चाहिए, क्षेत्र कोई भी हो, अगर वो उसमें अपना बेशुमार देने का कार्य करता है तो सफलता उसे अवश्य मिलती है, और वो जो चाहता है इस संसार से वो समस्त चीज़ें पा सकता है। लेकिन उसे स्व को पहचानना होगा। स्व मीन्स होता है स्वयं, अपने आप को पहचानना होगा, और जब व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है तब फिर उसे और वो अपने कौशलों को पहचान लेता है, अपनी क्षमता को पहचान लेता है, और सही दिशा में अगर प्रयत्न करने लगता है तो फिर उसे संसार की कोई वस्तु अधूरी नहीं रह जाती है। तो इनकी भी रोटियों बनाने की कला जो परंपरा सदियों से चलती चली आ रही थी, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलती चली आ रही थी, उसका यथावत इन्होंने वर्णन किया है, और उस पकाने बनाने की कला को खानदानी महारत बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने के असली हुनर मानते हैं, अर्थात पढ़ाई पे नहीं, प्रैक्टिकली अभ्यास जो होता है कि किसी चीज़ को हम कर करके और जो सीखते हैं तब उसमें हमारी बहुत तगड़ी निपुणता होती है, ऐसा इनका मानना होता है, और इस तरीके से कृष्णा सोबती ने दिखाने का कार्य किया है। आइए पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, कठिन शब्दों को पहले देख लेते हैं कि जैसे साहबों, पहली जो शब्द शुरुआत होती है तो साहबों का यहाँ जो है वह दोस्तों से होता है, और अपन मीन्स हम होता है, हजारों हजार अनगिनत बार, मसीहा मीन देवदूत होता है, ईश्वर होता है, जो ईश्वर द्वारा भेजा जाने वाला व्यक्ति होता है। धूम धड़क के भीड़ होती है। नानबाई रोटी बनाने और बेचने वाले का अपना हुनर होता है, ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं नानबाई। नान मीन्स रोटी और बनाने, बाई मीन्स बनाने वाला। लुप्त मीन्स आनंद, अंदाज मीन्स ढंग, और आड़े मीन्स तिरछे, निहायत मीन्स बिल्कुल, पटापट मीन्स पटपट की आवाज़ आती है, संते मीन्स मलते वक्त, आटे को जब गीला करते हैं, काइया मीन्स चालाकी, आंखों पर दिखाई देती है, कहते हैं आंखों को देख करके, चेहरे की भाव भंगिमा को देख करके कहते हैं कि यह व्यक्ति बड़ा चतुर है, तो वो चालाकी दिखाई देती है। पेशानी मीन्स माथा होता है, और तेवर मीन्स मुद्रा, कि देखो इसके तेवर। आपने देखा होगा वो डांस इंडिया शो का एक आता है कि जो बच्चे अपने आप को टैलेंट इंडिया करके, क्या वो टीवी पे आता है जिसमें विभिन्न तरह के बच्चे अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं, तो उसमें एक सलीम खान नाम का लड़का आता है और एक परवेज करके कौन सा आता है छोटा सा बच्चा, तो दोनों का आपस में द्वंद्व होता है और दोनों अपने अपने द्वंद्वों से विशेष, तो लोग कहते हैं कि इसका तेवर अर्थात जो छोटा सा नन्हा सा होता है और सलीम को चैलेंज करता है, तो कहते हैं इस बच्चे का तेवर तो देखिए। तो तेवर मीन्स क्या होता है, मुद्रा, अर्थात इसके हाव भाव, विभिन्न एक्टिविटियाँ तो देखिए। पंच हजारी मीन्स होता है 5000 सैनिकों का अधिकारी, और अखबार नवीश मीन्स होता है पत्रकार,
खुराफत मीन्स होता है शरारत करने वाला। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, बीच में अगर कहीं किसी तरह की आपको दिक्कत होगी तो आप बेहिचक पूछने का कार्य करिएगा, और कहीं भी आपको पाठ समझने में या किसी तरह की असुविधा होती है तो आप बेहिचक पूछने का प्रयास करिएगा। आइए देखते हैं कि साहबों उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूप धड़क्के से धड़कड़े में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। लेखिका कहती है, साहबों अर्थात दोस्तों, उस दिन अपना मटिया महल की तरफ से, मटिया महल में इस होता है कि कोई महल खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गया है, वो रास्ता कहीं जा रही होती है, वो छोटी मोटी पत्रकार होती है और अपने किसी की खोज में वह जा रही होती है, साथ में एक दो लोग और होते हैं, तो वह रास्ता थोड़ा सा बदल देती है जो पुराने किसी महल के खंडहरों की तरफ से होकर के जा रहा होता है। तब वो देखती है कि वहाँ राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजारों मसीहों के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा कि कला के उस्ताद हजारों हजारों को शिक्षा दे करके कई पीढ़ियों को रूप में परिवर्तित करने वाले मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते उनके लुत्फ मसीही का अंदाजा। अर्थात आज ये रास्ता हम नहीं बदले होते, इस रास्ते से हम नहीं गए होते तो आज उनके स्वभाव से हम परिचित नहीं हो पाते, आज उनके गुणों को हम नहीं देख पाते, आज उनके गुण की जो महत्ता है उसका अंदाज़ा हमको नहीं होता। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैले मोहल्ले की ओर निकल गए। कहती है कि हुआ ये कि दोपहरी में, जामा मस्जिद दिल्ली में पाया जाता है, कि आड़े पड़े मटिया महल अर्थात उसके पीछे से नीचे की रास्ते से एक दिन दोपहरी के समय उधर से होकर जा रहे थे कि एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। कहते हैं कि दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते जब देखे तो सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। अर्थात जब वो आटे मारे जा रहे थे तो उससे जो चटचट की आवाज़ आ रही है तो लेखिका कह रही है कि सोचा कि सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। अर्थात जैसे वहाँ लोगों से पूछा कि क्या सेवइयों की तैयारी चल रही है, तब लोगों ने बताया कि नहीं, आप जिस जगह पे खड़ी हैं वो खानदानी अर्थात बरसों से इनके खानदान का मुख्य पेशा रहा है, कई पीढ़ियों से नानबाई अर्थात रोटियों बनाने की जो सबसे महीन कला होती है और मशहूर जो कला मशहूर हैं वो मियां नसरुद्दीन के दुकान पे आप खड़ी हैं। अर्थात आप तरह तरह की रोटियां बनाते हैं और पूरे दिल्ली में इनकी जैसी रोटियां बनाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। अर्थात आप जिस मियाँ के पास खड़ी हैं वह 56 किस्म की एक ही आटे से इतने तरह की रोटियां बनाने के कौशलों से पूर्ण हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। बीड़ी का एक तरह का मादक पदार्थ है और इसका सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। लेकिन व्यक्ति जब एक निश्चित अवस्था पार कर जाता है और जब एक लंबी आयु वो जी लेता है, अपना पूर्ण जीवन जी लेता है, तब उसे टाइम पास करने में थोड़ी सी बाधा होती है, तब वो अपने इन सारी चीज़ों को अपने अपने जीवन में अपना लेता है। वर्तमान में तो युवा पीढ़ियाँ इसको शौक के रूप में अपना रही है, लेकिन ये बहुत बुरी लत है, इससे अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो लेखिका कहती है, अंदर जब हमने झाँका तो पाया कि वो बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों के मार से पका चेहरा अर्थात धूप चारों तरफ से अब वो आँच चूल्हे की और उसमें से उनका चेहरा एकदम पूरी तरह से पका हुआ था। आंखों में काइयाँ अर्थात चालाकी दिखाई दे रही थी। भोला पर और पेशानी पर मजे हुए, पेशानी में इस मैंने क्या बताया कि माथे पर मजे हुए कारीगर के तेवर साफ दिखाई दे रहे थे। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए। कहती हम लोगों को जैसे उन्होंने देखा तो वो समझे कि हम गाहक हैं अर्थात कुछ लेने के लिए आए हुए हैं, और उन्होंने तुरंत आवाज़ दिया कि फरमाइए आपको क्या चाहिए। फिर झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए कि आपको पूछना क्या है। झिझक करके अर्थात ऐसे व्यक्ति के पास समय का बड़ा अभाव होता है, लेखिका ने सोचा। फिर कहती है कि
कि आपसे एक सवाल पूछना था, अगर थोड़ा सा वक्त आपके पास हो, अगर हमें मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। उन्होंने कहा है तो नहीं लेकिन निकाल लेंगे। पूछिए। पंच हजारी, पंच हजारी मीन्स क्या होता है कि अपने कैसे कर करके कि 5,000 सैनिकों का जो अधिकारी होता है, अर्थात जितना गर्व के साथ पंच हजारी अंदाज से सीधा निकाल लेंगे थोड़ा वक्त। पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबारनीस तो नहीं हो। तब उन्होंने कहा कि कहीं आप अखबार वाले तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुराफत है। वह कहते हैं कि यह जो अखबार वाले होते हैं, खुराफत में शरारत होता है, तो वो ये उनकी शरारत है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। कहते हैं हम, अर्थात हमारे परिवेश में जो हमारी मानसिकता है, जो हमारी सोच है कि जो अखबार बनाता है उसको और जो अखबार पढ़ता है, हम टोटल टाइम की बर्बादी, समय की बर्बादी मानते हैं और दोनों को निठल्ला समझते हैं कि इनके पास खाली समय है, कोई कामकाज नहीं है। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अर्थात जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप पूछ लीजिए आपको क्या जानना है। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया है। अर्थात जो ये 56 प्रकार की रोटियां आप पकाते हैं, तो ये इल्म मीन्स ज्ञान होता है, जानकारी होती है। तो आपने ये किस्म किस्म की अर्थात भांत भांत की जो रोटियां बना रहे हैं, ये आपने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कच्चे पर फेर दिए। कहते हैं कि मियाँ नसरुद्दीन ने जो आंखों के कच्चे मीन्स पुतली, जो अंदर की गोल दिखाई देने वाली पुतली, फेर दिए। फिर तरेर कर बोले, तरेर कर मीन्स फिर तान कर, इनको देख करके और बोले कि क्या मतलब। पोछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। वह कहते हैं कि क्या नान भाई अर्थात जिसका खानदानी पेशा हो, वह इसकी जानकारी लेने कहीं और जाएगा क्या नगीन साज के पास। नगीन साज मीन्स होता है नगीना जड़ने वाला। तो क्या वो नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास। आईना साज मीन्स होता है दर्पण बनाने वाला। क्या मीना साज के पास। मीना साज मीन्स होता है सोने चांदी पर रंग करने वाला। या रफूगर, रंगरेज। रफूगर मीन्स होता है फटे कपड़े को धागे जोड़कर पहले जैसा बनाने वाला। रंगरेज मीन्स होता है कपड़े रंगने वाला। और तेली तबोली से सीखने जाएगा। तबोली मीन्स होता है पान लगाने वाला और तेली मीन्स गुप्ता, जो तेलात का कारोबार करते हैं। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। उन्होंने कहा आपने कैसा सवाल पूछ दिया। ये हमारा ख़ानदानी पेशा है और हम कई पीढ़ियों से इसको बनाते चले आ रहे हैं। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। कहते हैं हाँ, इल्म अर्थात इस ज्ञान की बात अगर आप करते हैं तो जो कुछ भी हमने सीखा है वो अपने वालिद, वालिद मीन्स पिता होता है और उस्ताद मीन्स गुरु होता है। तो मैंने अपने पिता को ही गुरु माना था और उन्हीं से मैंने अपने वालिद अर्थात पिता से ही ये सब कुछ सीखा हुआ है। उसने गुरु के रूप में मुझे सारी चीज़ें बताई है। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। अख्तियार में स्वीकार करना होता है कि हम घर से नहीं निकले कि हम कोई पेशा सीखेंगे, इस उद्देश्य से हम घर ही रह कर के सारी चीज़ें सीख लिए। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया। अर्थात जो हमारे ख़ानदान में जिस तरह की चीज़ें थी वही हमको मिली और वही हमने पाया। और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। और जैसे जब हमारे वालिद अर्थात पिता जब इस संसार में नहीं रहे, तब हम उनकी जगह पर आकर बैठ गए। आपके वालिद मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई और जैसे उनके वालिद की जिक्र हुआ तो पल भर के लिए वो एकदम शांत, एकदम एकचित हो गए। लगा गहरी सोच में है। सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान बाई गढ़ैया वाले के नाम से। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। और फिर वो अपने परिवार की एक एक करके दास्तान सुनाने लगे। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो। फिर लेखा ने कहा कि इन दोनों लोगों में से कोई ऐसा है जो जिसकी नसीहत मीन्स कोई सीख आपको दिए हो और वो आपको याद हो।
नसीहत का है कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि नसीहत का है कि अर्थात सीख का है कि ये संपूर्ण चीज़ें जो है वो अभ्यास की है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा, जो जितना काम करेगा, उसको उतनी जानकारी होगी। और ये किसी के नसीहत देने से, सीख देने से ये काम नहीं होता है। वजह फरमाया, पर यह तो बताइए कि जब आप, हमने भट्ठी की ओर इशारा किया, लेखिका कहती है भट्ठी की तरफ दिखा करके, कि इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। कि आपके पिता ने, जब आप इस पर लगे होंगे तो आपके पिता ने कुछ तो इसमें निर्देश दिया होगा। नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, अर्थात जो हाथ में बीड़ी, जो मादक पदार्थ लिए हुए थे, उसको 2-3 कस खींचने के बाद फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जनों, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहते हैं कि अगर आपको इस विषय में कुछ जानना ही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके यहाँ जब सर्वप्रथम बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के पहले वो उस्ताद था जो अपने शिक्षक के पास बैठता है, तो उस्ताद था तो उसका शिक्षक उससे कहता है, कह अलीफ, अर्थात जो अलिफ बेटे से है। जैसे हमारे हिंदी में क ख ग होते हैं, इंग्लिश में ABCD होते हैं, ऐसे ये प्रारंभिक, उर्दू के प्रारंभिक अक्षर हैं। तो कहते हैं क अलिफ, अर्थात उसको सर्वप्रथम प्रारंभिक अक्षर सिखाए जाते हैं। तो बच्चा कहता है अलिफ। क वे, तो बच्चा कहता है वे। क जीम, तो बच्चा कहता है जीम। अर्थात ये तीनों प्रारंभिक अक्षर हैं उर्दू के, जैसे हमारे वर्ण होते हैं और वैसे उर्दू के ये वर्ण हैं। तो इस बीच तो उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता और शागिर्द चुपचाप परवान करता। और कहते हैं इसी बीच उस्ताद जो होता वह एक हाथ सिर पर धरना, मतलब होता है सिर पे मारता, और सिर पर जैसे उसके पड़ता, अर्थात जैसे मारता, तो शागिर्द मीन्स क्या होता है, चेला, चुपचाप परवान करता। परवान करना मीन्स क्या होता है, उन्नत की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब। और जैसे इतना बताए तब तक सामने से मीर साहब जा रहे थे, उन्होंने उनको आवाज़ दिया और कहा, कहो मीर साहब, सुबह न आना हुआ, पर क्यों, अर्थात आज सुबह आप नहीं आए, ऐसा क्या कारण था। आज बातें पूछते हैं और सारे लोगों का ध्यान मीर साहब की तरफ चले जाता है। अब अगले अपने उद्धरण में देखेंगे कि मीर साहब इनको क्या जवाब देते हैं, फिर लेखिका को मियां नसरुद्दीन क्या जवाब देते हैं, दोनों लोगों में कौन कौन सी बातें होती है आदि फिर हम अगले अपने द्वितीय व्याख्यान में देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।